नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग जो केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समाप्त कर चुके हैं। अब उसकी एक्सरसाइज हमें करनी है, अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न जो है आपके सामने वह है, निम्न अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कथन आपको दिए गए हैं इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। और उसमें बताना है कि कौन कौन से कथन असत्य हैं। ए और बी असत्य है, ए और सी असत्य है, और तीसरे में दिया है ए बी सी तीनों असत्य हैं, और चौथे में दिया है कि सभी असत्य हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2PbO यानी लेड ऑक्साइड, या बोलेंगे सीसा ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड बोलेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कार्बन, और यह दोनों जब क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लेड यानी सीसा, और क्या बनता है, और CO2 गैस बनती है, और CO2 क्या बनती है, गैस बनती है। अब हमें बताना है कि निम्न में कथन कौन सा सही है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि उपचयन और अपचयन कैसे क्या हो रहा है। तो Pb 2PbO प्लस C, और यहाँ पे क्या हो गया 2Pb प्लस CO2। अब देखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होगी वहाँ पर क्या होगा, उपचयन होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है वहाँ क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन परमाणु नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए यह क्या है, उपचयन है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है कार्बन, जो कार्बन है यह क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अपक्रिया है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। और हम कहेंगे लेड ऑक्साइड, पूरा नाम इसका क्या है, लेड ऑक्साइड या सीसा ऑक्साइड यानी PbO, यह क्या हो रहा है, यह अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित, ठीक है। जिसके साथ उपचयन होगा वह उपचयित होगा, जिसके साथ अपचयन होगा वह अपचयित होगा। अब कथन की बात करते हैं, कह रहा सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा यानी Pb, सीसा मतलब यहाँ पे Pb, क्या Pb अपचयित हो रहा है, नहीं, हमारा PbO अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो पहला कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। देखिएगा, अपचयित उपचयित जब भी बताएंगे तो हम अभिकारक पक्ष लेंगे, उपकार यह वाला पक्ष कभी नहीं जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 उपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है। तो उपचयित कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, CO2 नहीं हो रहा है। कौन उपचयित हो रहा है, C कार्बन हो रहा है, ठीक है। तो यह भी कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। आप सोचेंगे CO2 तो हो रहा है ना, लेकिन हमको उधर देखना ही नहीं, हमको देखना इधर है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन। ऑक्सीजन किस में बढ़ रहा है, CO2 में कि कार्बन में, तो कार्बन में बढ़ रहा है, CO2 में नहीं बढ़ रहा, CO2 में बढ़ चुका है, और यह इसमें बढ़ेगा तो यह उपचयित होगा, यही उपचयित हुआ है, ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। तो 2 कथन आपके गलत हो गए, पहले और दूसरे। आइए बात चेक करते हैं आगे की। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, यह वाला कथन सत्य है। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड यानी यह अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो हमें छांटना है कौन कौन से कथन असत्य है। तो कौन कौन सा कथन असत्य निकला है, A और B, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यह रहा आपका पहला प्रश्न। अब आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और बाकी तो आपके NCERT की बुक में दिया गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग केवल प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न है 3, ठीक है। उसके बाद संतुलित आएगा, संतुलित करने के लिए समीकरण से आएंगे, ठीक है, समीकरण आएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न को सुनिएगा पहले अच्छे से। कह रहा है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और यह क्रिया करता है एल्यूमिनियम से, ठीक है, बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और प्लस 2Fe आयरन बनाता है, ठीक है। कह रहा है यह अपक्रिया किस प्रकार की, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, ठीक है। तो यह आपको पता है कि यहाँ से एल्यूमिनियम ने Fe को मार के हटा दिया और खुद उसके स्थान पर बैठ गया है, ठीक है। इस यौगिक से एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने इस कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया, इसलिए यह कौन सी अपक्रिया है, इसलिए यह विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी वाला। कौन सा सही हो जाता है, डी वाला। तो आपका जो क्वेश्चन 2 है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा। अब इसके साथ ही देखिए क्या रहा, लौह चूड़ पर, लौह चूड़ का मतलब होता है लोहा यानी Fe, लौह चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि HCl
अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। कई ऑप्शन दिए गए हैं तो बताइए, आप क्रिया खुद कराइए। यहाँ कौन है, Fe, और यह टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। यह Fe होता है +2, हम नॉर्मली यूज करते हैं +2, ठीक है। जो चार्ज होता है +2 वाला इस्तेमाल करते हैं तो बन जाता है FeCl2। यहाँ से एक, तो यहाँ Fe के पैर में एक गिरेगा तो Fe, और यहाँ गिरेगा Cl2 हो जाएगा। और H जो होता है वह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अभिक्रिया होने पर क्या बना है, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जिस अभिक्रिया में, जिस आपके ऑप्शन में यह दोनों दिया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड, यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी सुन लीजिए। क्लोरीन गैस बनती है तो क्लोरीन है ही नहीं तो बनेगी कहाँ से, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे है जो कि Fe से क्रिया कर लेता है, तो क्लोरीन गैस, क्लोरीन है लेकिन क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्लोरीन गैस के कारण गलत हो गया। और कह रहा आयरन हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, तो आयरन हाइड्रा ऑक्साइड। अब बताइए, हाइड्रा ऑक्साइड के लिए हमें चाहिए OH, हमारे पूरे ऑप्शन में कहीं पर, मतलब कि हमारे पूरे प्रश्न में कहीं पर OH आयन है ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा हाइड्रा ऑक्साइड। कोई अपक्रिया नहीं होती है, कोई अपक्रिया नहीं होती है, लेकिन अपक्रिया होती है। यह कब समझेंगे, जब थर्ड चैप्टर समझ लेंगे तब। यह समझ लेंगे थर्ड चैप्टर में क्या होता है, वही कनक, मागे, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर से पड़ा है कुछ। देखिए Fe जो है, बाकी छोड़ देते हैं, Fe हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए इसको मार के भगा देगा, ठीक है, और यह खुद जाके क्रिया कर लेगा। तो Fe क्रियाशील है, हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए यह क्रिया होगी, अब क्रिया होगी, ठीक है। अगला ऑप्शन सुनिएगा। तो आपके तीनों ऑप्शन पहला तो सही है, बी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया, डी वाला क्यों गलत है। आयरन लवण बनता है एवं जल बनता है, क्योंकि इसमें जल बना ही नहीं है। आयरन लवण तो बन गया लेकिन जल नहीं बना है, कौन सी गैस बनी है, H2 गैस बनी है। तो यह ऑप्शन में केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, तो ए वाला सही है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपके ये हो गए 3 बहुविकल्पी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आइए बात करते हैं। और यह आप अगर चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़े हैं तो वहां पे आपको मिल चुका है, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, 2 भाग है। संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है, प्लस आपको दूसरा बताना है क्यों किया जाता है संतुलित, किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो वह रासायनिक समीकरण, देखिएगा मैं लिख देता हूं, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं यहां पे केवल हल करता हूं सवाल को अब। तो यहां पे वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए आप बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Mg वाला एग्जाम्पल ले आते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा के लिखते हैं, आपको पता होगा 2MgO यह बनता है। तो यह कैसा संतुलित है, यह समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। देख सकते हैं कैसे, तो यहाँ Mg अभिकारक में जितना है उतना ही उत्पाद में है, ऑक्सीजन जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है। आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने संतुलित करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो अब देखिएगा,
इसके बाद कह रहा है कि कारण क्या है कि संतुलित क्यों किया जाता है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे स्टार बनाकर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप लिख सकते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरणों को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यह रहा आपका जो है सवाल नंबर 4। अब हमें देखना सवाल नंबर 5। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपका मतलब प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, ज़्यादातर समीकरण आप संतुलित करके देख चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए 5वें में। चलिए देखिए, 5वें में समीकरणों को संतुलित करना है। संतुलित कीजिए। ठीक है, पहले देखिए सवाल को आप सुन लीजिए, प्रश्न को सुन लीजिए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहले रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद संतुलित करना है। तो क्योंकि इसमें लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर शब्द लिखा है, शब्दों में यानी वाक्य में लिखा है। आपको पहला वाला देखिए क्या लिखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्रिया करके, या लिखा है संयोग करके गैस से। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो अब इस तरह से लिखा है। अब कह रहा पहले इसे रासायनिक समीकरण में जो है परिवर्तित कीजिए, उसके बाद संतुलित कीजिए। तो आप रासायनिक समीकरण जानते हैं कि इसका प्रतीकों और सूत्रों द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण हम रासायनिक अभिक्रिया का करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले रासायनिक समीकरण में बनाएंगे, नाइट्रोजन यानी N2 हो जाता है, आपको पता है नाइट्रोजन गैस N2 होती है, और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा? H2, और अमोनिया का भी आपको याद रखना होगा NH3। अब इसको कह रहा संतुलित कीजिए। क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं देख लूंगा। पहले तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन को चेक करिए, फिर हाइड्रोजन को चेक करिए, फिर मेटल और नॉन मेटल पे आइए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन कितना है? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3। और मैंने क्या कहा था, अगर 2 3 वाला आ जाए तो 3 का इधर गुणा करिए, और यहाँ पे 2 का, यानी जहाँ 2 हो वहाँ 3 का गुणा, और जहाँ 3 हो वहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। आराम से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा किया है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 का गुणा किया है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखेंगे नाइट्रोजन ऑटोमेटिक कितना यहाँ बढ़ गया, और मेरे पास 2 पहले से था, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गया। तो नाइट्रोजन के बराबर हो गया, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया। आई बात समझ में? तो यह रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। अगर नहीं आता है तो आपको संतुलित करने वाले वीडियो में A और B C D जो रख के बताया गया है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला समीकरण संतुलित कर दिया। अब देखिए अगला, अब मैं लिखूंगा नहीं कि क्या दिया है, अब सीधे मैं समीकरण लिखूंगा, रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित करेंगे। ठीक है, तो दूसरे में क्या लिखा है देखिएगा। दूसरे में लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मतलब होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन माने O2, ठीक है, कराने पर, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जल माने H2O बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड माने SO2 बन गया। आइए संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन ही दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करिए। यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना? 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यानी यहाँ पर उधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है, और यहाँ 2 है। तो मैं 2 को तो 3 नहीं बना सकता, लेकिन 2 को 2 दूना 4 बना दूंगा। कितना बना दूंगा? 4। और यहाँ पे 4 बनाने के लिए इसमें 1 में 2 से गुणा करेंगे। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यह 2 और यह 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, तो मैंने पहले वाले में 2 से यहाँ गुणा कर दिया, अभिकारक वाले में। उत्पाद वाले का जो 1 वाला है, यानी जहाँ 1 ऑक्सीजन है वहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। ठीक है,
अब देखिए कौन कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है उसको बढ़ाते हैं। तो फिर हम अभी तक तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित, ठीक है। लेकिन आगे बढ़िए, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को चेक करिए। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4 है, कितना है, 2 दूनी 4 है, और यहाँ पर फिर 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन भी समान हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा ऑक्सीजन तो हो गया था, सॉरी ऑक्सीजन हो गया था। अब सल्फर बचा है, यहाँ सल्फर 2 है, और यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए सल्फर के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर भी सल्फर के सामने कितना लग गया, 2 लग गया। अब देखिए फिर से ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गया, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, तो ऑक्सीजन आपके पास हो चुका है, तो यहाँ पे 2 4 है, और यह 2 दूना 4 और हो जाएगा, यह अब 2 नहीं बचा, अब यह कितना हो गया, 4, और यह 4 और यह 2 मिल के 4 2 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 6, और मेरे पास है कितना यहाँ 4। अब यह 2 की जगह पे मैं अगर 3 से गुणा कर लूँ तो यह 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस पे कोई और फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। अब गिन के देख लीजिए, सब संतुलित हो चुका है। इस अभिक्रिया को एक बार और संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ गिन के देखते हैं पहले, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन एक तरफ 4 है, तो क्या दूसरी तरफ 4 है, बिल्कुल 4 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, उधर देखिए 6 है, 2 दूनी 4, और 4 2 6 हो गया, बिल्कुल समान है। फिर सल्फर को चेक करिए, सल्फर यहाँ 2 है, और यहाँ पर देखिए सल्फर 2 है, तो यह संतुलित हो गया। आइए फिर से इसको कर लेते हैं, थोड़ी सी जटिल अभिक्रिया लग रही है ना। देखिए अगर ना आएगा तुरंत ABCD लिख के कर लेंगे। दूसरा, तो हमसे कहा गया है जो है यह है H2 गैस है, H2S गैस है, यह किससे क्रिया कर रही है, तो यह क्रिया इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। तो फिर से सुन लीजिएगा, तो कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से जल बनता है, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो मैंने पहले क्या सिखाया है कि ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ये है, तो इसको 2 दूना 4 करिए, ठीक है, बढ़ाने का यही तरीका है, 2 दूना 4 कर लीजिए, और यहाँ पे फिर 2 से गुणा कर देंगे तो यह भी 4, 2 2 4 हो जाएगा, और यह भी 4 हो गया। तो यहाँ पे पहले गुणा करके दिखाइए, यहाँ 2 करेंगे, और पहले वाले में किए तो यहाँ 2 करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन के बाद किस पे आते हैं, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, हाइड्रोजन बराबर हो गया। लेकिन सल्फर 1 था, अब कितना हो गया 2, और यहाँ पर 1 है, 1 में कैसे गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन बैठा था, ऑक्सीजन अपने आप बढ़ गया, तो 2 था पहले, 2 दूना 4 हो गया, अब कितना हो गया 4, और 4 और यह 2 पहले का ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मेरे पास 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, और यहाँ मेरे पास है कितना 4, अगर मैं यह 2 हटा के 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह हो जाएगा 6, तो अब जहाँ 2 था वहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो यह हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के पास तीसरा समीकरण है, तो उसको भी संतुलित करके देखते हैं। तो यह हो गया दूसरा। तीसरा रासायनिक समीकरण में क्या लिखा है देखिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सूत्र क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और अगला लिखा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड इसके साथ क्रिया करता है, तो BaCl2 क्रिया करके क्या बनाता है वह देखिएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 बनाता है, प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है, BaSO4 का अवक्षेप बनाता है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अब देखिए हमें संतुलित करने से मतलब है, हमें अवक्षेप से नहीं मतलब है, तो हमें संतुलित करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन की तरफ चलिए। तो ऑक्सीजन की तरफ जाने से पहले ना एक चीज़ देखिए, अगर कोई परमाणु घटक जो मतलब कि जो परमाणविक आयन है, बहुपरमाणिक आयन है, जैसे SO4, अगर वह उसी प्रकार से इधर भी आया रहे तो सबसे पहले उसी को संतुलित कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास जो सल्फेट है वह 3 है, यहाँ पर यह पूरा का पूरा सल्फेट कहलाएगा, वह मेरे पास यहाँ पर 4 नहीं है। अगर मैं लिखना चाहूँगा तो यह कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोष्टक लगा के लिखा है 3, उसी प्रकार यहाँ कोष्टक लगा के लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 1, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सल्फेट आयन कितना है 3 है, तो मैं इसके सामने 3 लिख दूंगा, तो सल्फेट आयन कितना हो गया 3 हो गया। अब देख लीजिए, सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 तिहाई 12, तो सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। अब याद रखेंगे, ठीक, संतुलित करते समय आपको पता है कि जो भी गुणा करते हैं वो सामने करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
तो अब आप देखिए एल्यूमिनियम पे आ जाइए, तो यह हो गया सल्फेट हो गया। अब आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम कितना देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्लोरीन कितना बढ़ गया, क्लोरीन बढ़ गया 6, क्लोरीन बढ़ गया कितना 6, ठीक है। तो अच्छा क्लोरीन को छोड़िए, पहले Ba को संतुलित कर लीजिए, पहले धातुओं को काम तमाम कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया। अब देखिए Ba इधर 1 है और इधर कितना है 3 है, यह 3 हो गया ना, तो इसमें 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब आ जाइए क्लोरीन पर, तो यहाँ पर क्लोरीन पे आएंगे तो Cl2 जो है मतलब कि 2 जो है यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यह 6 हो जाएगा और यहाँ का क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लोरीन अपने आप संतुलित हो गया, ठीक है। इस तरह से यह भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। मिला सकते हैं कि क्या यह संतुलित पूरा है, तो मिलाइए जल्दी से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया। सल्फेट आयन जो है 3 है और यहाँ पे पूरा सल्फेट आयन के साथ 3 आ गया तो 3 हो गया, ठीक है। बेरियम जो है वहाँ यहाँ 3 है, बेरियम यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन है 3 दूनी 6 है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है, आराम से संतुलित हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे रासायनिक समीकरण की। तो चौथे रासायनिक समीकरण में क्या दिया है, पोटेशियम धातु। कौन धातु, पोटेशियम धातु है और यह क्रिया करती है किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ क्रिया करती है, जल के साथ, और बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे संतुलित करना है, चलिए करते हैं पहले ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 2 है, कितना है 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 1। अब आपको पता है ऐसी स्थिति में हमको यहाँ 2 को क्या बनाना है 4, तो यह 2 दूना कितना हो गया 4, और इसमें 4 बनाने के लिए एक वाले में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 में नहीं करेंगे, एक वाले में करेंगे तो 2 दूना मतलब कि यह 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा किए हैं तो यह पूरा सामने हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा किए हैं और यहाँ पर कितने का गुणा किए थे, यहाँ पर कितने का गुणा किए थे 2 का। तो आप देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, हो गया 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बढ़ गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ 1 है, 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। तो देख लीजिए संतुलित हो चुका है, मिला लीजिए एक बार। पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2, यह भी संतुलित हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया था सभी अभिक्रियाएं संतुलित हो चुकी हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो अब आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें फिर से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ठीक है। अब मैं उसमें से केवल 1-2 अभिक्रियाएं संतुलित कर दूंगा, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस बार रासायनिक समीकरण नहीं बनाना है, रासायनिक समीकरण बना के ही दिया है, ठीक है, संतुलित करने में और आसानी हो जाएगी आपको। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। तो समीकरण को संतुलित करना है, जिसमें पहला समीकरण आ गया है HNO3 प्लस दिया है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, किताब में देखिएगा, और यहाँ पे लगा दिया है 2, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यह यहाँ पे है नीचे, ठीक है। इसके बाद दिया है CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है H2O, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी लिख लेते हैं, हम सब लिख लेते हैं थोड़ा सा। NaOH यहाँ लिखा है, ठीक, और यहाँ लिखा है H2SO4, और यहाँ पे लिखा है, इसके बाद बना है Na2SO4 और यह बना है H2O। तीसरा देखिए क्या लिखा है, तो तीसरे में लिखा है आपके NaCl प्लस लिखा है AgNO3 और यहाँ बन जाएगा AgCl, और AgCl एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, AgCl अवक्षेप बनता है। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। इसके बाद D वाला भी लिख लेते हैं, D वाला क्या है BaCl2 H2SO4, ठीक है, और यहाँ बन जाता है BaSO4, यह भी अवक्षेप बनेगा BaSO4 और प्लस क्या बन जाएगा Cl अम्ल, ठीक है। अब देखिए पहली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। पहले में क्या लिखा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनाते क्या है कैल्शियम नाइट्रेट और जल। संतुलित करते हैं, पहले ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा पहले देखिए यह नाइट्रेट है, यहाँ पर भी नाइट्रेट है, तो यह देखिए NO3 एक बार पूरा मिलाएंगे तो कोष्टक लगाएंगे तो 1 का लगेगा ना, तो यह NO3 यहाँ 2 बार, तो सबसे पहले इसी का काम तमाम करिए यहाँ 2 लगा के, तो NO3 पूरा का पूरा 2 हो गया और NO3 पहले से यहाँ पे 2 था, NO3 का काम समाप्त हुआ। अब बचे हुए पार्ट पर आते हैं,
अब बचे हुए पार्ट पर आएंगे तो NO3 को भूल जाइए। अब यहाँ ऑक्सीजन देखिए और इसके ऑक्सीजन देखिए, इसको भी भूल जाइएगा क्योंकि इसके ऑक्सीजन को हम नहीं छूना, क्योंकि ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन बराबर हो चुका। अब मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ 1 में 2 से गुणा कर दीजिए तो ऑक्सीजन हो गया बराबर, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक अनायास ही बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया 4। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो यहाँ पर देखिए NO3 को नहीं छूना है लेकिन हाइड्रोजन इसके साथ उसको छूना है। यहाँ 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 4, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। कैल्शियम को देखिए, अब कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, बाकी तो सब संतुलित ही है, ठीक है, तो हो गया, यह है संतुलित हो गया। यह 4 हटा देंगे, आप मिला लेंगे, संतुलित हो गया है। अगले पे आते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है क्रिया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, बनाता क्या है सोडियम सल्फेट और बनाता है जल, ठीक है। संतुलित करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पे देखिएगा आप सल्फेट देख रहे हैं पूरा का पूरा एक साथ है, सल्फेट पूरा का पूरा क्या है एक साथ है, तो सल्फेट यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी सल्फेट एक ही है, 4 नहीं है, 4 तो ऑक्सीजन है, इसमें सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फेट आयन पूरा कितना है एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, तो इसको आप छूना ही नहीं है, सल्फेट को एकदम आप टच ही नहीं करेंगे। अब बाकी जो बचे हैं उनको संतुलित करिए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को आप छूना नहीं है। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर, किस पे आ जाइए हाइड्रोजन। अच्छा सोडियम देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने कहा था प्रायः हाइड्रोजन पे जाइएगा, लेकिन यहाँ सोडियम देखिए आराम से अच्छा हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कितना लगा लीजिए 2 लगा लीजिए। अब देखिए सोडियम तो 2 हो गया बराबर, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना भाग गया 2, हाइड्रोजन कितना भाग गया यहाँ 2, तो पहले ऑक्सीजन की बारी आ जाती है। तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर कितना है 2 है, मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन 1 है तो 2 से गुणा कर दीजिए और यह 2 का गुणा सामने होगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आया, लेकिन 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यह मिलके कितना हो जाएगा 4। सल्फेट को नहीं छुएंगे लेकिन हाइड्रोजन को छुएंगे, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4 हो गए, तो यह आपकी अगली अपक्रिया भी क्या हो गई संतुलित हो गई। तो इस तरह से आप संतुलित कर लेंगे। इसको मैं मिटा दूं, जो फर्जीवाड़ा काम किया गया है यहाँ पे, मतलब कि संतुलित करने के लिए। अब देखिए अगला आप कर सकते हैं, अगला संतुलित ही शायद है। देखिए NO3 एक पूरा आयन है, तो NO3 यहाँ पर भी पूरा आयन है, 1 बराबर है, छूइएगा मत। Ag बराबर, ठीक है, Cl 1, ठीक है, Na 1। यह रासायनिक समीकरण पहले से ही क्या है, मूल रूप में ही क्या है संतुलित है, तो यह पहले से ही संतुलित है, ठीक है, यह पहले से ही क्या है संतुलित है, ठीक है। आगे देखिए इसमें आते हैं Ba। अच्छा इसमें देखिए पहले तो सल्फेट आयन है, यहाँ पर भी सल्फेट आयन है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी कितना है 1 है, तो इसको छूना ही नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए अब आपको सल्फेट नहीं छूना, हाइड्रोजन को छूना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर कितना लगा दीजिए 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 2 बढ़ाए हैं तो Cl हमारा 2 हो गया, 1 से कितना हो गया 2 हो गया, Cl कितना हो गया 2, और यहाँ Cl 2 हो गया तो यहाँ पर भी Cl 2 चाहिए, Cl बराबर हो गया बेचारा। अब बेरियम पे आ जाइए, बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, तो बराबर हो गए सब, ठीक है, यह संतुलित हो गया केवल 2 लगाने से, और वो भी कहाँ, यह Cl के पास। इन सभी अपक्रियाओं को अच्छे से तैयार रखिएगा, बोर्ड में कोई भी 2 अपक्रिया आपसे संतुलित करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें फिर से रासायनिक अपक्रियाओं को आपको संतुलित करना है और कैसे, रासायनिक समीकरण लिखकर आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित कर देना है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं सब क्वेश्चन में मतलब पहले देखिए पढ़ देता हूं उसके बाद लिखता हूं इस पे। तो लिखा है निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहले में पहला मतलब 7वें में पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है, शब्द समीकरण दिया है, क्या दिया है शब्द समीकरण, ठीक है, उसको हल करना है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 बना लेता है और प्लस H2O बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना लेता है, जल बना लेता है, ठीक है, यह लिखा है। अब इसके साथ दूसरा भी लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं साथ में। तो दूसरा लिखा है जिंक मतलब जड़यन, ठीक है। और इसके बाद लिखा है जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, थोड़े से नाम याद रखेंगे, AgNO3, और यह क्रिया करके बनाता है जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ZnNO3 का क्या, जिंक नाइट्रेट का क्या होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो Zn की जो बैलेंसी होती है वह 2 होती है और NO3 की कितनी होती है, -1, यानी कि चार्ज जो होता है -1 और यहाँ पर होता है +2। यह एक पैर में गिरेगा तो Zn हो जाएगा
और NO3 के पैर में गिरेगा 2, तो यह हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, तो ZnNO3। अब देखिए इसके बाद बन जाता है Ag, अलग हो जाता है। यहाँ पे कौन सी अपक्रिया आप कह सकते हैं, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई, विस्थापन। तो यह आपकी हो गई दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन पर आते हैं, क्या दिया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है, तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, कॉपर क्लोराइड। और क्या बना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3। विस्थापन अपक्रिया यहाँ पे भी आएगी, प्लस कॉपर बना है, प्लस क्या बना है, कॉपर। ठीक है, चौथी रिएक्शन में क्या दिया है, सुनिएगा। चौथी रिएक्शन में दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 और लिखा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4। और क्या बना है, तो बना है यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस क्या बनेगा, आप यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KCl। आइए एक एक करके संतुलित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन के पास आते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। इधर भी देखिए 2 1, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, अब किस पे आ जाइए, हाइड्रोजन पे। तो मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन बेचारा ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब बचा कैल्शियम भी बराबर। तो यानी कि यह अपक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो यह संतुलित है, यह क्या है, संतुलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संतुलित होगा उसे फिर से संतुलित नहीं करेंगे 2 3 लगा के कि हाँ सब जगह लगा देते हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देंगे कि यहाँ 2 लगा के, यहाँ पे भी 2 लगा के, यहाँ पे 2 लगा के, यहाँ पे भी, अब गिनेंगे तो भी समान है, संतुलित है। नहीं, तो हमें सबसे सूक्ष्मतम संख्याओं का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगाने का मतलब नहीं कुछ होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे मैंने कहा जो बहुपरमाणविक आयन होगा, जैसे NO3 एक बहुपरमाणविक आयन है। यहाँ पर देखिए NO3 कुछ नहीं लगा है, यहाँ NO3 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, NO3 बराबर हो गया। इसके साथ बढ़ गया Ag 1 से कितना हो गया, 2। अब मेरे पास यहाँ पर 1 ही है, तो मैं 2 लगा दूंगा, ये भी बराबर हो गया। जड़ियन चाहिए 1, जड़ियन है 1, यह भी संतुलित हो गया। तो यह संतुलित करने की जरूरत अब नहीं है, मतलब कि संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एल्यूमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है Al2। अब देखिए सबसे पहले इसमें ना सबसे अच्छी बात है कि आप किसको बराबर करें, क्लोरीन को। इस रिएक्शन में क्लोरीन यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 3। और मैंने जब भी बताया होगा कि 2 आ जाए, तो जैसे 2 और 3 आ जाए, तो 2 में 3 से गुणा कर दीजिए और 3 में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। तो यहाँ 3 से गुणा किए हैं, यहाँ कैसे गुणा किए हैं, 2 से। ठीक है, अब देखिए कॉपर कितना हो गया, साथ में 3 हो गया। तो मेरे पास कॉपर यहाँ 1 है, तो मैं इसको 3 बना लूंगा। एल्यूमिनियम 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर एल्यूमिनियम 4 बना लूंगा, पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो गया। देखिए तो हो गया ना। चलिए अगले पे आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि SO4 आयन है, कोई दिक्कत नहीं है, SO4 1 1 बराबर है। ठीक है, और Ba 1 है, और यहाँ पोटेशियम। अच्छा आइए अब पोटेशियम की बात पहले कर लेते हैं। पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। और Cl भी 2 हो गया, और मेरे पास पहले से ही Cl 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेरियम 1 है, संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, तो यह आपका 7वां भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें फिर से शब्द समीकरण दिया है, बस सभी जो पदार्थ है उनकी स्टेट भी दिया है, उनकी अवस्था भी दिया है। तो मैं अवस्था नहीं लिखूंगा, अब सीधे लिखूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या बनेगा, क्या क्या अभिकारक है, क्या क्या उत्पाद है, लिख दूंगा और संतुलित कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला देखिएगा, ए वाला लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब होता है KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब KBr, एक्वस फॉर्म यानी बिलियन है। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। और बना क्या रहे हैं, तो बना रहे हैं, यह भी बिलियन है, दोनों बिलियनों को मिलाने से देखिए क्या बना है, तो पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki बना है। और फिर बना है बेरियम ब्रोमाइड, तो BaBr2, यह बना है अवक्षेप, यानी यह बना है सॉलिड में। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी रिएक्शन भी लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं। दूसरी रिएक्शन में कह रहा है जिंक कार्बोनेट लीजिए। क्या लीजिए, जिंक कार्बोनेट। और इससे क्रिया, यह जब मतलब कि इसको गर्म करना है एक तरह से, तो यह बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, और क्या हो जाएगा, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है,
और यहाँ पे फिर सी वाली रिएक्शन लाइए, तो यहाँ कह रहा हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। सी और डी वाला लाइए, तो डी वाले में लिखा है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मतलब Mg है, और कह रहा है कि इसे HCl अम्ल से क्रिया कराइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराइए, और कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी H2, ठीक है। अब आइए एक एक करके संतुलित कर लेते हैं। तो पहले समीकरण को संतुलित करते हैं, तो KBr, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए KBr और BaCl2 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बेरियम क्या लिखा है, एक मिनट, बेरियम आयोडाइड होगा पहले में, बेरियम आयोडाइड है, ठीक है, BaI2, तो बेरियम आयोडाइड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेरियम आयोडाइड बना कैसे, तो बेरियम के सर पर जो चार्ज होता है +2 और आयोडीन के सर पे चार्ज होता है -1, तो BaI2 बन जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, पहले जो घटबड़ हो उससे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए K एक है, इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। I यहाँ पर देखिए, I यहाँ 2 है और यहाँ I कितना है, 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, लेकिन बेचारा यहाँ होगा और K को घटबड़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा I को बराबर किया तो K बढ़ गया, और K कितना हो गया, 2, यहाँ पर K कितना है, 1, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यह देखिए इसके साथ K जो बराबर हुआ है, Br कितना हो गया, 2 हो गया। क्या Br मेरे पास 2 है, बिल्कुल 2 है, तो Br सेम है, और Ba 1 है, हाँ, और यहाँ पर भी Ba 1 है, बिल्कुल है, तो यह हो गया समीकरण संतुलित। तो यह हटा देंगे तो आपका संतुलित रूप दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यह हो गया आपका समीकरण संतुलित। आप मिला सकते हैं, 2 पोटेशियम और यहाँ पर Br कितना है, 2 है, और यहाँ पर Br कितना है, 2 है, यहाँ Ba कितना है, 1 है, और I कितना है, 2 है, आराम से संतुलित हो गया। अब देखिए यह समीकरण पहले से संतुलित है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, कार्बन 1 है, जड़ीयन 1 है, तो यह समीकरण संतुलित है। तो आप लिख सकते हैं बीच में कोष्टक में संतुलित है। यहाँ H2 है, यहाँ Cl2, यहाँ 2 लगा देंगे, यह बराबर हो जाएगा, अब इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब Mg है, Mg को HCl अम्ल से अब क्रिया कराई गई है, तो MgCl2 बना है, तो इसमें घटबड़ कौन है, Cl, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन का ही काम तमाम करते हैं, तो जैसा कि हम रूल से चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यह 2 पूरे में गुणा होगा, तो क्लोरीन कितना बढ़ जाएगा, 2, तो अब यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2, मैग्नीशियम कितना है, 1, और मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, ठीक है। संतुलित हो गया पूरा का पूरा समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आपकी जो केमिस्ट्री है, यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है, उसमें जितने भी समीकरण संतुलित करने वाले थे हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, देखिए लिखा उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अपक्रिया का अर्थ क्या है और उदाहरण दीजिए। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी दोनों को पूछ रहा है। तो उष्मा छेपी तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को हेडिंग बनाकर दोनों व्याख्यायित कर देंगे, दोनों की परिभाषा दे देंगे और एक एक उदाहरण के साथ, ठीक है। उष्मा छेपी अपक्रिया अब यह पढ़ाई गई है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में भी, और यहां पर मैं फिर से बता देता हूं। उष्मा छेपी को कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया पूरा लिखिएगा अभिक्रिया आप लोग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा या ऊर्जा दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा छेपी अपक्रिया कहलाती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे आप श्वसन जब करते हैं, श्वसन क्रिया में आप क्या लेते हैं, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसी दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो वह एक क्या है, उदाहरण है आपका किसका, उष्मा छेपी अपक्रिया का। मैं लिख सकता हूं, आप सीधे लिख सकते हैं, कार्बन वाला कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेथेन को जब जलाएं, मान लेते हैं मैं मेथेन लेता हूं और इसको जलाता हूं, और जब इसको जलाऊंगा ना तो बनेगा CO2 और क्या बनेगा, H2O, और इससे मिलेगी उष्मा,
क्या मिलेगी? उष्मा। तो प्लस उष्मा वहां पे आ गया। ठीक है, तो यह हो गया कौन सा उदाहरण। अगर आप संतुलित करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 1 3 होगा, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं संतुलित हो चुका है। फिर इसी का दूसरा है, कह रहा है कि उष्माक्षेपी के साथ साथ उष्माशोषी भी अपक्रिया बतानी है। तो उष्माशोषी भी बताएंगे। देखिए उष्माशोषी, यह सब पढ़ाया जा चुका है इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूं। उष्माशोषी अपक्रिया, यहां पर केवल हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, उष्माशोषी अपक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पे वह रासायनिक अपक्रिया, इसमें क्या होगा? उष्मा का सोखना यानी कि अवशोषण होगा। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या सोखा गया, मतलब कि क्या अवशोषित हो गया? उष्मा अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका इसका दूसरा पार्ट। इसको भी उदाहरण देंगे, इसका भी उदाहरण देंगे। तो इसमें कोई भी चीज़ जो आप गर्म करते हैं, वियोजन अपक्रिया में जो भी आप प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है, सभी उष्माशोषी अपक्रिया हैं लगभग है। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास अगर आ गया, मैं मान लेता हूँ मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे जब उष्मा देंगे तो यहाँ प्लस उष्मा इधर आएगा। ठीक है, यह उष्मा लेगा और यह उष्मा देगा। तो यह उष्मा ले रहा है, तब जाके यह क्या हो रहा है? CaO बन रहा है और क्या बन रहा है? CO2। ठीक है, तो यहाँ पे उष्मा यह लिया है, तो आप यह उष्मा चाहे यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ प्लस करके लिखेंगे, यहाँ वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे उष्मा आ गई। ठीक है, तो यह हो गया उष्माशोषी अपक्रिया। तो मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आप आराम से देख सकते हैं, इसको पढ़ाया भी गया है, आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए उष्माक्षेपी अपक्रिया का एक उदाहरण है, श्वसन अपक्रिया उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, समझाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्या लिखा है? तो लिखा है श्वसन को उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। अब एक चीज बताइए, अगर हम सांस ना लें तो हमारा शरीर कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं तो हमारे शरीर में जो हम भोजन किए रहते हैं वह अंदर ग्लूकोज के रूप में रहता है कोशिकाओं में। ठीक है, तो वह जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन से, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से वह अंदर जाके कोशिका में वह ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वह कुछ चीज़ें बनाता है, जैसे CO2 बना देता है, H2O बना देता है और ऊर्जा बनाता है, और उसी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर कार्य कर पाता है और वहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, उष्मा या ऊर्जा एक ही बात है। यहाँ पे उष्मा कहेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा बोलेंगे, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि श्वसन एक कैसी क्रिया है? उष्माक्षेपी क्रिया है। कैसी क्रिया है? उष्माक्षेपी क्रिया। देखिए लिखेंगे, अब यहाँ पहले अपक्रिया लिख देंगे। श्वसन वाली अपक्रिया क्या होती है? तो ग्लूकोज आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। यह क्रिया किससे करता है? तो यह क्रिया करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, हमारे कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बनाता क्या है? CO2 प्लस H2O, और यह बनाता है क्या? ऊर्जा। प्लस क्या बनाता है? ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मैंने इधर लिखा है तो यह बन रही है ऊर्जा, तो इसलिए ये कौन सी अपक्रिया? उष्माक्षेपी। यहाँ उस ऊर्जा निकल रही है, उष्मा निकल रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताएं, इसको संतुलित करने के लिए आप कोई तरीका मत आजमाइएगा, मैं एक तरीका बताता हूँ, उसे आजमाइएगा। तो यहाँ पे 6 है ना, जिसमें 6 नहीं है वहाँ पर 6 लगा दीजिए बस। तो यहाँ 6 है, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 लगाइए, यहाँ पे 6 लगाइए, यहाँ 6 लगाइए, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। यह हो गया आपका क्या? श्वसन वाली अपक्रिया। लिखेंगे उपरोक्त श्वसन की उपरोक्त अपक्रिया से, श्वसन वाली लिखेंगे, श्वसन में उपरोक्त अभिक्रिया होती है। उपरोक्त माने ऊपर लिखी हुई। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया होती है और इससे स्पष्ट है, और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है,
और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और मुक्त होने का मतलब उत्सर्जित होना, ठीक है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं वह भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। चूंकि इस अपक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है यानी ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं, सुन लीजिए फिर से। ग्लूकोज का श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 बनता है, H2O बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि इस अपक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और 11 में देखिए क्या लिखा है, तो कह रहा है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो लिखा है वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और कह रहा है कि एक एक उदाहरण से समझाइए, ठीक है। वियोजन अपक्रिया को मैं सीधे उत्तर लिखता हूं इसका, ठीक है। ये देखिए उत्तर 11 का उत्तर इस तरह से, वियोजन अपक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि अब आइए सुन लीजिए पहले। तो संयोजन अपक्रिया में, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, और संयोजन में तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो दोनों में विपरीत हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। कहा जाता है क्योंकि वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर, यहां किसी विशेष परिस्थिति भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में, ठीक है, यहां वियोजन अपक्रिया कर लीजिएगा, यहां संयोजन अपक्रिया में, जबकि संयोजन अपक्रिया में 2 या अधिक अभिकारक मिलकर, 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए संयोजन का उदाहरण लिख लेते हैं, एक वियोजन का। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया जैसे है CaO प्लस CO2 जब मिल गया तो बना लेगा CaCO3, ठीक है, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण, ठीक है। वियोजन में कई एग्जाम्पल है, यह भी आप उलट कर लिख सकते हैं। मैं दूसरा लिख देता हूं वियोजन अपक्रिया का उदाहरण, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं H2O, जब इसका आयनिक वियोजन कराएंगे तो यहां पर बन जाता है H2 प्लस O2, संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका कौन सा, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा था, बताइए कि वियोजन अपक्रिया क्यों संयोजन अपक्रिया के विपरीत कही जाती है, उदाहरण से समझा दीजिए। तो यह हो गया, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की बारी है। अब है अगला प्रश्न, क्या अगला प्रश्न है 12, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी सीधे से सीधे आपसे कहना चाहता है, इनडायरेक्टली कह रहा है, जो सीधे नहीं कहा, वह कहना चाहता है कि जो आपकी रासायनिक अपक्रिया है उसका क्या करिए, 3 प्रकार होता है, एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। देखिए वियोजन अपक्रिया, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मैं शार्ट में लिख के बताता हूं। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आप परीक्षा में ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा हो जाता है,
उष्मीय या तापीय वियोजन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय वियोजन। दूसरा हो जाता है प्रकाश वियोजन, इसे बोलते हैं फोटोलिसिस। तो एक एक उदाहरण देना है इन अपक्रियाओं का, ठीक है। एक है विद्युत वियोजन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि उसमें वियोजन क्या होता है, जिसे गर्म करने से। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका थोड़ा सा नीचे करके लिख दें, ठीक है। प्रकाश वियोजन में आपको पता है AgCl आता है, और AgCl का प्रकाश वियोजन यहाँ जब इसे प्रकाश मिलेगा, अच्छा, और गर्म करने के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा, ठीक है। और प्रकाश वियोजन में यहाँ प्रकाश लिख देंगे सूर्य का, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है Ag, और प्लस कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस। तो यह हो गया प्रकाश वियोजन। और मैंने बताया था ना कि इसे काले रंग की बोतल में बंद रखते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, मतलब किया भी जाता होगा कहीं कहीं पर। तो अभी जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में किया जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत वियोजन क्या होता है, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाए वियोजन के लिए। जैसे NaCl है, NaCl होता है, यह प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से इसके कण जुड़े होते हैं, इसलिए इसके लिए विद्युत वियोजन काम में आता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा से यह इसका जलीय विलयन लेंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो Na बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, Cl2, ठीक है। तो एक ही उदाहरण मांगा था, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो वियोजन अपक्रिया में जो उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन थे, उन सभी के एक एक उदाहरण हो गए। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 13, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। अभिक्रियाओं में क्या लिखिए, अंतर लिखिए, में अंतर लिखिए और एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अंतर लिखकर उदाहरण देना है। तो मैं इसको इस तरह से चार्ट में बना लेता हूं, मतलब कि इस तरह से ब्लॉक साइज में लिख देता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं विस्थापन, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं केवल यहाँ पे परिभाषा तुरंत लिखता हूँ। तो क्या होगी परिभाषा, देखिएगा। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, तो वह रासायनिक अपक्रिया, या लिख सकते हैं इसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से, लवण विलयन मतलब यौगिक के लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर कहा ना कि एग्जाम्पल देकर बताइए। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लेता हूँ Zn है मेरे पास, क्या है, या Fe ले लेते हैं, Fe ले लें, जो कि आपकी किताब में रिएक्शन दी गई है सब यह, और इसको डाल दिएगा कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नज़दीक लिखें तो CuSO4, ठीक है। तो यह बन जाता है आयरन सल्फेट, क्या बन जाता है, FeSO4, और प्लस क्या बन जाता है, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया विस्थापन। Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील था, तो Fe ने कॉपर को मार के भगाया और SO4 के साथ बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें यौगिकों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब क्रिया आप लिखना चाहें तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, और यह बन जाता था BaSO4 और प्लस NaCl,
संतुलित आप लोग कर लीजिएगा। मैंने किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, यह तो संतुलित ही है, इसमें संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। यह पीछे की गई भी है अपक्रिया संतुलित, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन और 2 विस्थापन अपक्रियाओं में अंतर। तो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन है 14 नंबर। तो आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? लिखा है सिल्वर के शोधन में, सिल्वर के शोधन में, सिल्वर के शोधन में। सिल्वर के शोधन मतलब होता है किसी चीज से सिल्वर प्राप्त करना जिसमें सिल्वर है, उसे कहते हैं सिल्वर का शोधन, ठीक है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर शोधन में तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, यानी इसको निकालने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए, इसके लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। किस धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है? कॉपर धातु द्वारा। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, तो केवल इसके लिए अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है? अभिक्रिया। तो AgNO3। अब इसका विस्थापन करना है, आपको पता है, तोड़ लीजिए। Ag के सर पे होता है +1 और नाइट्रेट के सर पे होता है -1। अब यहाँ कॉपर के सर पे हम सामान्यतः यूज करते हैं +2, तो यह वाला प्लस वाला माइनस वाले एक साथ क्रिया कर लेगा और पहले लिखा जाता है प्लस वाला। तो Cu इसके पैर में 1 गिरेगा तो कोई फर्क नहीं, NO3 इसके पैर में कॉपर से 2 जाएगा तो यहाँ पे CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस Ag का हो गया विस्थापन, और यहाँ पे संतुलित करके यहाँ पे दीजिएगा तो यह 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, संतुलित हो गया, ठीक है। तो यार यह नहीं लिखेंगे, ठीक है, यह केवल समझने के लिए अपने, ठीक। तो यह है सिल्वर के शोधन में Ag या AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को कॉपर द्वारा विस्थापित कर दिया गया, इस तरह से हमें अलग से सिल्वर प्राप्त हो गया, तो इसे कहते हैं सिल्वर का शोधन। यह कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है वह देखिए, कह रहा अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी जो विस्थापन वाला द्विविस्थापन लिखा गया था तो वैसा ही है। तो अवक्षेपण अपक्रिया अगले क्वेश्चन में है, अवक्षेपण अपक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं और कह रहा है एक उदाहरण भी देना है। तो अवक्षेपण अपक्रिया, तो वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, आप पूरा लिख लीजिएगा, जिसमें 2 विलयनों को मिलाने से, 2 विलयनों को मिलाने से एक अविलेय पदार्थ बनता है, एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तथा उस अविलेय पदार्थ को, उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। अविलेय पदार्थ जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? अवक्षेप। जैसे मान लेते हैं एक मेरे पास है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का विलयन AQ, एक्वस हो गया विलयन, ठीक है। दूसरा विलयन है मेरे पास BaCl2, यह भी किस रूप में है? एक्वस, यानी कि आपका हो गया विलयन, तो AQ मतलब विलयन, ठीक है। अब जब यह क्रिया करते हैं तो यह बनाते हैं BaSO4, यह बन गया PPT, व्हाइट कलर की PPT बन जाती है BaSO4 यानी PPT मतलब अवक्षेप, ठीक है। और बन जाता है NaCl, नमक है जो कि पानी में घुल जाएगा, तो NaCl। तो यह अवक्षेपण अपक्रिया, यह क्या बना है? अवक्षेप, यह क्या बना है? अवक्षेप, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? PPT बोलते हैं, ठीक है। तो अवक्षेप बन गया, तो यह रासायनिक अपक्रिया हो गई, कौन सी? अवक्षेपण अपक्रिया। इसमें 2 विलयनों को आपस में मिलाने से क्या बन जाता है? एक अविलेय पदार्थ, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण नीचे लिख दिया गया है। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा डिटेल में तो आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पिछला जो वीडियो है टॉपिक वाइज लिखा हुआ है वीडियो, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है 16 नंबर। तो लिखा ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है।
तो इसमें पहला बताना है उपचयन और दूसरा बताना है अपचयन। ठीक है, और किसके साथ बताना है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण के साथ। थोड़ा सा और नीचे लिख दें इसको, अपचयन। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो आपको ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर तो लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ये ऑक्सीजन का योग होता होगा। ठीक है, योग होगा तभी तो बढ़ेगा। जैसे आप मुझे पैसा देंगे तभी तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ अपचयन है, अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है? घटोत्तरी, यानी कि कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास, तो इसको परिभाषा में लिखते हैं, तो उपचयन अपक्रिया, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं का योग होता है। यहां O2 मत लिखिएगा, O2 नहीं, केवल O। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं का योग होता है। ठीक है, कॉमा, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो PbO और प्लस किससे क्रिया कराई गई थी? कार्बन से। क्या बन गया था? तो Pb प्लस CO2। यहां पर दिखा भी देंगे, इसको दिखाना भी रहेगा, यहां पर उपचयन हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया उपचयन। ठीक है, इसी प्रकार एक और अपक्रिया लेते हैं दूसरी, और उसमें दिखाएंगे CuO और कार्बन ले लेते हैं, ZnO ले लेते हैं। तो आप ZnO ले लीजिए। ठीक है, ZnO प्लस कार्बन, यह बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन के साथ CO2 मत लिखिएगा, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी क्या है? उपचयन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपचयन भी साथ ही साथ हुआ है, तो अपचयन के लिए भी यही अपक्रिया यूज कर लेंगे। परिभाषा में हम लिख लेंगे क्या? देखिए, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे कमी होगी ऑक्सीजन की, यानी ह्रास होगा, तो लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की, ऑक्सीजन परमाणुओं का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी, ह्रास होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यही एग्जाम्पल दोनों उतार लीजिएगा, लेकिन यहाँ उपचयन वाला पार्ट छोड़कर यहाँ से उतारिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है? Zn के पास ऑक्सीजन की कमी आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन। तो आप उपचयन मत लिखिएगा, अपचयन केवल लिखिएगा। और यहाँ पर भी ऐसे देखेंगे, Pb के पास कमी हुई, तो यहाँ पे ऐसे निकालकर अपचयन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही आपका उतार लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, अब सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, यह आपके एनसीईआरटी के बीच में एक प्रश्न है। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उस काले रंग की यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व यक्ष का नाम, तत्व यक्ष का नाम कॉपर है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, तत्व यक्ष का नाम कॉपर यानी Cu है। दूसरा इसी में कह रहा है, जलाने पर, गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है, काले रंग का यौगिक। तो जो काले रंग का यौगिक, काले रंग के यौगिक का नाम, अब बताइए, अगर किसी चीज को गर्म करेंगे या जलाएंगे तो किससे क्रिया करने लगता है? ऑक्सीजन से।
ठीक है। तो कॉपर जो है जब इसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करने लगेगा। तो काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CuO, कॉपर ऑक्साइड। यह भी प्रश्न हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर आ जाते हैं 17 हो गया। अब आ जाते हैं 18 पर। अब बताइए, इस क्वेश्चन पूछा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? संक्षारण, कोरोजन से। संक्षारण से बचाने के लिए हम उन्हें पेंट करते हैं। हम उन्हें पेंट करते हैं। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो आपको पता है कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? तो उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो क्या है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, यानी रैंसिडिटी से, विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। किससे? नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यह भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 20 पर। किससे बचाने के लिए किया जाता है? पहले यहाँ पे यह देख लीजिएगा, विकृत गंधिता। और पेंट क्यों किया जाता है? संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी है। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता। आइए देख लेते हैं। तो अब आपको व्याख्या करनी है संक्षारण की और विकृत गंधिता की, और वो भी एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20, और इसमें पहला दिया है संक्षारण और दूसरा दिया है बी वाला विकृत गंधिता, और एक एक उदाहरण के साथ इनकी व्याख्या करनी है। चलिए कर देते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में इनका क्या है? संक्षारण और विकृत गंधिता ऑक्सीकरण के जो प्रभाव में थे वे हैं। तो पहली हेडिंग बनाएंगे हम लोग संक्षारण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो क्या हो जाएगा परिभाषा? वह रासायनिक अपक्रिया, इसमें ना धातुएं नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, धातुओं का किससे क्रिया करके? धातुओं का धूल, मिट्टी, नमी व वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वायु आदि से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल में, जैसे एक एक एग्जाम्पल देना है। तो जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना। और लोहे में जंग लगना को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रस्टिंग। ठीक है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग। अब आ जाते हैं विकृत गंधिता पर। विकृत गंधिता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी यह क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है? जो तैलीय वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होना, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, विकृत गंधिता कहलाती है।
विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे भोजन का खराब होना, अब बासी होना जी चलता है लेकिन आप खराब लिखिएगा, ठीक है, या भोजन का बासी होना, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी जो है पहले पार्ट की जो प्रश्नावली थी यानी अभ्यास था, जो पहले पार्ट का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला अभ्यास, मतलब कि पूरा इसके जो 20 प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि इन सबसे बोर्ड में क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।